मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण विषय भारत पर तुर्क अभियान के एक भाग मोहम्मद गौरी का भारत पर अभियान विषय पर इस व्याख्यान के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान से इसे सुनना और इसके साथ ही साथ आपके पास जो अन्य सोर्सेज हैं पढ़ाई करने के लिए, उन साधनों का भी इस्तेमाल करना। और आप इतिहास के विद्यार्थी हो, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इस नाते मेरा आपसे एक निवेदन और है कि आप जो भी चीज़ है, जो भी बातें हैं, उन्हें बिना अपने विवेक, बिना अपनी बुद्धि, बिना तर्क की कसौटी पर कसे हुए अंधानुकरण नहीं करना। इस व्याख्यान के माध्यम से आप चीज़ों को देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। इस विषय में बेसिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा और उसके अलावा आप सिर्फ इसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। आप कोशिश करो अन्य साधनों का भी उपयोग करो अधिक से अधिक। तो खैर, गौरी के विषय में क्या कहना है कि गौरी नाम उसका वास्तविक नाम था नहीं। वास्तव में इसका जो साम्राज्य था, इसका जो राज्य था, उसका नाम था गौर। ये गजनी और हिरात दो राज्यों के मध्य एक बफर स्टेट थी, बफर राज्य थी, जिस पर 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अधिकार कर लिया था। यह पर्वतीय और ऊबड़ खाबड़ राज्य था। यहाँ का जो सूरी कबीला था वो अपनी सामरिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाने के पश्चात जो गजनी साम्राज्य था उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है और गौर वंश को अपनी शक्ति पुनः बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। गजनी और गौर के राजवंशों में व्यक्तिगत शत्रुता थी और ये निरंतर बढ़ती जा रही थी। गौर के शासक सैफुद्दीन सूरी ने अपने भाई कुतुबुद्दीन की हत्या, जो गजनी के सुल्तान बहराम शाह ने करा दी थी, उसका बदला लेने के लिए उसने 1150 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण किया और गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गजनी पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर डाला। हालांकि कुछ समय के उपरांत अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, किंतु 2 वर्ष बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन गौर की गद्दी पर बैठता है। उसने भी गजनी पर विजय प्राप्त की और गजनी जीतने के बाद 1173 ईस्वी में उसने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को तो गजनी दे दिया और जो मुइजुद्दीन था, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से ये गजनी पर शासन करने लगा, इन दोनों भाइयों में सदैव मृत्यु पर्यंत तक सद्भावना बनी रही।
और इनके काल में जो गौर वंश है उसकी जो शक्ति है वो अपने चरम पर थी। तो ये तो जो मोहम्मद गौरी का पैतृक या मूल स्टेट थी, मूल राज्य था, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी है। अब क्योंकि हम भारत के इतिहास के संदर्भ में इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि वो कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से मोहम्मद गौरी ने भारत पर अभियान करने का सोचा। तो इतिहासकारों का क्या कहना है कि जो साम्राज्य विस्तार है या मोहम्मद गौरी की जो महत्वाकांक्षा है वो एक बड़ा कारण था भारत अभियान के लिए। मोहम्मद गौरी अपना साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था, संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर वो अपनी शक्ति में और सम्मान में वृद्धि करना चाहता था। और साथ ही उसे इस बात का भी पता चल गया था कि भाई यहाँ धन की मात्रा पर्याप्त है। तो धन संपदा की जो चाह थी वो मोहम्मद गौरी में बहुत ज़्यादा थी। उसे ये पता था कि भारत धन संपदा से परिपूर्ण है। भारत से धन प्राप्त करने की जो प्रबल इच्छा थी वो उसे लगातार भारत की तरफ आकर्षित कर रही थी। वो निरंतर भारत की तरफ देख रहा था और उस धन संपदा को प्राप्त करने की चाह में था। फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार भी एक कारण था। मोहम्मद गौरी महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ ही वो छोटे से साम्राज्य से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति नहीं था। और क्योंकि इस राजनीतिक वर्चस्व को अगर धार्मिक आवरण में रख के काम किया जाता है तो उसे धार्मिक जगत में मान्यता मिलना बहुत आसान था। और इसी कारण से इस्लाम का प्रचार प्रसार को उसने एक कारण बनाया इस अभियान के लिए। और फिर क्या है, जो पंजाब के अंदर गजनवी ने एक राज्य स्थापित कर लिया था और जो ख्वारिज्म का शासक था, इन दोनों के साथ ही मोहम्मद गौरी की या गौर राज्य की दुश्मनी थी। अतः पंजाब से गजनवी वंश को नष्ट करना और वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करना मोहम्मद गौरी आवश्यक मानता था। और इन्हीं सब कारणों को लेकर कहा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अभियान किया। अब बात आती है मोहम्मद गौरी और उसके अभियान की। तो 1175 ईस्वी से लेकर और 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक निरंतर मोहम्मद गौरी भारत पर अभियानों में संलग्न रहा, बिजी रहा। सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान पर अभियान किया। यहाँ उसने आक्रमण इसलिए किया कि यह स्थान राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अतः उसने मुल्तान पर अभियान किया और मुल्तान के शासक को आसानी के साथ पराजित कर उस पर अधिकार कर। और इसके तुरंत बाद वो सिंध की तरफ चढ़ा है, उच्च पर उसने आक्रमण किया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ भट्टी राजपूतों का शासन था और मोहम्मद गौरी ने यहाँ की रानी से मिलकर षड्यंत्र रचा और उसे अपनी पटरानी बनाने का वचन देकर उसके पति को जहर दिलवाकर मार दिया। और इस धोखाधड़ी के कारण बड़ी आसानी के साथ उसे उच्च के दुर्ग पर सफलता प्राप्त हो। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का अगला अभियान
गुजरात को लेकर। गुजरात व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध था और इसकी व्यापारिक समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी। और इसके अलावा गुजरात अभियान में सफलता प्राप्त करके वो पंजाब को भी आसानी से जीतने का सपना सजोए हुए था। जिस समय गौरी गुजरात पर अभियान करता है, वहाँ पर गुजरात पर मूलराज द्वितीय नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था। मोहम्मद गौरी ने राजस्थान के रेगिस्तान को पार किया और आबू पर्वत की तलहटी के पास जा पहुँचा। अनहिलवाड़ा में, जो उस समय गुजरात की राजधानी थी, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया। बमुश्किल मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ जान बचाकर वहाँ से भागा। मोहम्मद गौरी इतना ज़्यादा घबरा गया था कि फिर आगामी लगभग 2 दशकों तक उसने गुजरात पर आक्रमण करने के विचार नहीं किया। फिर पेशावर पर अभियान करता है। सन 80 में 1180 में पेशावर पर आक्रमण किया और यहाँ उसने विजय प्राप्त की और गजनवी वंश का जो पंजाब का शासक था मलिक खुसरो, उसे परास्त करके पेशावर को अपने अधिकार में कर लिया। मोहम्मद गौरी का अगला जो अभियान था वो लाहौर पर हुआ। वहाँ पर मोहम्मद गौरी ने जो मलिक खुसरो शासन कर रहा था उसके साथ संधि की। सियालकोट पर भी उसने अभियान किया और सियालकोट को उसने बड़ी आसानी के साथ हस्तगत कर लिया। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर फिर आक्रमण किया। इस अभियान में मोहम्मद गौरी के साथ जो यहाँ का शासक था खुसरो, उसने धोखा किया और उससे भेंट करने का नाम लेकर उसे बंदी बना लिया। इस घटना से व्यथित होकर मोहम्मद गौरी ने उसके वध करा दिया। लाहौर की विजय के परिणाम स्वरूप अब संपूर्ण जो पंजाब राज्य था उस पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया और इसके पश्चात वो भारत विजय का सपना देखने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप 1191 ईस्वी में वो तराइन तक आ गया। पंजाब विजय के बाद मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था उसकी सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के शासन साम्राज्य से जा लगी थी। दोनों की जो साम्राज्य लिप्सा थी वो एक दूसरे के साथ संघर्ष के लिए आमंत्रित कर रही थी। भारत पे विजय प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाए। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर मोहम्मद गौरी ने 1189 में भटिंडा पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही वो भटिंडा से हटता है भटिंडा पर आक्रमण किया और जब ये जानकारी मोहम्मद गौरी को लगी तो वो वापस लौट के आया और दोनों पक्ष तराइन के मैदान में डटे और यहाँ भयंकर संघर्ष में जो तुर्क सेना थी वो भाग खड़ी थी
मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में भारी पराजय का सामना करना पड़ा और जो गौरी की प्रतिष्ठा थी वो सारी धूल में मिल गई। इस युद्ध से मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ, वो खुद घायल भी हो गया था। बमुश्किल एक सैनिक के द्वारा उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। इस पराजय के कारण मोहम्मद गौरी को इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वो उसके बाद कहा जाता है कि वो ढंग से सो भी नहीं पाया और उसने यह प्रण कर लिया कि जब तक पृथ्वीराज चौहान को नेस्त नाबूद नहीं करेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और इसी क्रम में उसने तराइन के दूसरे युद्ध तक निरंतर अपने आप को अभियान की तैयारी में झोंक के रखा। वो तराइन के मैदान में या पृथ्वीराज को जीतकर अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसे फिर से प्राप्त करना चाहता था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी 1,20,000 घुड़सवारों की बड़ी सेना लेकर तराइन के मैदान में आ डटा। फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3 लाख सैनिक थे। हालांकि ये जो संख्या है ये अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, किंतु दोनों पक्ष बड़ी सेनाओं के साथ तराइन के मैदान में आ डटे और दोनों के मध्य फिर से भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में दोनों सेनाएं बड़े पराक्रम के साथ लड़ी, किंतु राजपूतों को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज का भाई गोविंदराज मारा गया, उसका सेनापति खांडेराव भी इस युद्ध में मारा गया। पृथ्वीराज चौहान रण क्षेत्र से भागा, किंतु सिरसा नामक स्थान पर उसे पकड़ लिया गया। मिन्हाजुस सिराज ने लिखा है कि सिरसा में उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई, किंतु हसन निजामी कहता है कि गौरी उसे पकड़कर अजमेर ले गया और कुछ समय पश्चात उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। और चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में वर्णन किया है कि गौरी पृथ्वीराज को बंधक बनाकर गजनी ले गया, जहां उसने अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। परंतु चंद्रबरदाई का यह कथन असत्य मालूम होता है। चाहे जो भी हो, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात अजमेर, हांसी, शिवालिक की पहाड़ियाँ और अन्य दुर्गों पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। और इसके बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कन्नौज पर अभियान करता है। कन्नौज पर उस समय जयचंद नाम का व्यक्ति शासन करता था। कन्नौज एक समृद्ध और बड़ा राज्य था और भारत पर विजय के लिए कन्नौज को हस्तगत करना अत्यंत आवश्यक था। जयचंद ने गौरी का डटकर मुकाबला किया और इस संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुआ। ये युद्ध चंदावर नामक स्थान पर लड़ा गया था। हालांकि प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता था कि जयचंद शायद युद्ध जीत जाएगा,
किंतु अचानक ही जयचंद की आंख में तीर लगता है और परिणाम स्वरूप उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और जयचंद को पराजित होना पड़ता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बनारस, असनो और अन्य कई दुर्ग गौरी के हाथ आते हैं और इसके पश्चात मोहम्मद गौरी गजनी लौट जाता है और गजनी लौटने पर अलीगढ़ के जो राजपूत हैं उन्होंने विद्रोह किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विद्रोह का दमन कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर के हरिराज के विद्रोह को भी कुचलता है। हरिराज पराजित होकर अपने साथियों के साथ चिता में जलकर अपने जीवन समाप्त कर लेता है। इसी तरीके से बयाना व ग्वालियर के जो किले थे वहाँ तुर्कों ने अभियान किया। मोहम्मद गौरी ने बहाउद्दीन तुगरिल को बयाना का सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद गौरी ने ग्वालियर के शक्तिशाली दुर्ग पर भी आक्रमण किया। काफ़ी दिनों की घेराबंदी के बाद भी जब गौरी को सफलता न मिली तो उसने राजपूत राजाओं के साथ संधि कर ली। इसी तरीके से बुंदेलखंड पर उसने अभियान किया। बुंदेलखंड में कुतुबुद्दीन ऐबक ने छोटी मोटी विजयें प्राप्त करती रही। उसने बदायूं को जीता, चंदेलों के प्रसिद्ध किले कालिंजर को अपने अधिकार में किया, बिहार पर उसने विजय की, बंगाल पर उसने अभियान किया और इसी तरीके से मोहम्मद गौरी ने भारत में जो तुर्क साम्राज्य की नींव या मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। वो यहाँ अपने दास, अपने सेवक, एक प्रसिद्ध सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर वापस अपने राज्य लौट जाता है। ये मोहम्मद गौरी के भारत अभियान की सामान्य जानकारी है। आप अपने सोर्सों के माध्यम से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने जो साक्ष्य हैं, अपने पास जो अन्य सामग्री है, उस सामग्री के आधार पर इस अध्ययन को देखें और अपने आप को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाएं। धन्यवाद।